वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और आई नो कि आपका कल से टेस्ट स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो ऑब्वियसली मुझे इस पूरी प्रेजेंटेशन को तैयार करने में कुछ 2 से ज़्यादा दिन लगे हैं और अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त कुछ ही टाइम बाद आप ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं 12/7 के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 दिन मुझे पूरी इस पीडीएफ को तैयार करने में लगा। अच्छा, इसमें जितने भी एमसीक्यूज मैंने शेयर किए हैं, ऑब्वियसली सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होंगे बल्कि इनके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी जो कि कल आपके टेस्ट में ज़रूर काम आएगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। Gas enclosed in a container of 20 centimeter cube with the piston according to kinetic theory, and temperature is increased. Temperature is increased from 20 डिग्री to 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आई डोंट नो कि पूछना क्या जा रहा है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कोलाइडिंग कैपेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बिकम लोअर, प्रेशर विल बिकम 1/2, टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो है वो टेम्परेचर का हैज़ नो इफेक्ट ऑन फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एज वी नो दैट जब आप टेम्परेचर्स को बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स का जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। सही है। सेकंड ये कि प्रेशर विल बिकम 1/2, तो ये तो उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमें प्रेशर की कोई वैल्यू दी हुई होती है, तो हम उससे डिटरमाइन कर लेते हैं P1 V1 से इक्वल्स टू P2 T2, या फिर P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। अभी हमें वॉल्यूम का रिलेशन गिवन है तो हम ये यूज़ करेंगे V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। लेकिन मसले की बात यह है कि यहाँ पर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। तो देखें, T2 हमें नॉन है, T1 भी नॉन है, और ये V1 ये भी नॉन है। अगर हम मुझे V2 पता चल जाए और V2 अगर इससे ज़्यादा आ रहा होगा तो ऑप्शन मेरा डी होगा। समझे? लेट्स से मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। V1 मेरा है 20 एंड नाउ T1 अगर आप इसको डालते हैं तो इसको कन्वर्जन कर लें कैलकुलेट में, तो ये बन जाएगा 293। सही है। इक्वल्स टू V2/373। अब ये 373 कहाँ से आया है, मैंने इसको कन्वर्जन कर ली। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो V2 का आंसर जो है वो आपका 20 से बड़ा आ जाएगा। सही है। अगर ऐसा केस है तो ऑप्शन डी आपका आंसर है, क्योंकि अब इसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना बेटा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, कोलाइडिंग कैपेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बिकम लोअर, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? देखें, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, ये लिखा हुआ भी है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाए? यही कह रहा है कोलाइडिंग कैपेबिलिटी, जो एक एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है ना, टकराने की, स्ट्राइक करने की, कोलाइड करने की, सही है, या एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हिट करने की, वो कम हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो यार आपका बढ़ रहा है, और ये तब पॉसिबल होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो। तो ऑप्शन डी ही लॉजिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही लिहाज से आंसर था आपका। लेट से अगर ये ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो ऑब्वियसली आपने ये सेम काम करना है। वॉल्यूम का वैल्यू निकाली, वॉल्यूम बढ़ा रहा था, V2 ग्रेटर देन था 20 से। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है यार आपका यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड ये कि यहाँ पर यकीनन प्रेशर कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से उसने प्रेशर का जिक्र नहीं किया है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा लो है जो कि हमें रिलेशनशिप बताता है? तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो है वो आपका एक लॉ है, लॉ ऑफ चार्ल्स लॉ। सही है। ये आपको रिलेशन बताता है, और इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये भी चीज़ आ सकती है। विच टू एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स? बेटा ये 2021 का सवाल है, ये इसको लाजमी अच्छे से कीजिएगा, जरा देख लें कि आइसोटोप्स होते क्या हैं बेटा। जैसे कि कार्बन मैंने एलिमेंट लिखा है यहाँ पे, इसका जो ऊपर वाला नंबर होगा ना बेटा, इसको हम बोलते हैं मास नंबर, या फिर इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं। अच्छा खैर, एनएडी में तो अभी तक तो मास नंबर से ही जो है वो चीज़ें आती हैं, और मास नंबर का क्या काम है अभी थोड़ा सा मैं एंड में भी आपको चीज़ें बताऊंगा इससे रिलेटेड। न्यूक्लियॉन नंबर की ना कुछ दाऊद के टेस्ट में आई हुई थी लास्ट टाइम। तो न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं और मास नंबर भी। इसी तरह जो नीचे वाला नंबर होगा हम इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सही है। तो अब होता क्या है बेटा, आइसोटॉप्स के केस में ना हम आपके जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो सेम रहता है। ये देखें, एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 6 है। मास नंबर जो होता है ना बेटा, ये मास नंबर 12 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया। तो जो मास नंबर होता है वो चेंज होता है। क्या होता है मास नंबर, क्या होता है चेंज होता है, ये चेंज होता है बस। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम रहता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये कहलाता है आइसोटॉप्स, ये सेम रहेगा। अब ये देखें, मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो पढ़ भी लीजिएगा। तो अब सीन ये है कि अब आपने देखना होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या सी डी में, क्योंकि किसके एटॉमिक नंबर सेम है। तो एक तो ऑप्शन ए बी
इसमें 8 8 आ रहा है, और ऑप्शन ये सी है, सॉरी सी, ऑप्शन 8 और सी का ऑप्शन 8 8 8। तो ये दो ऑप्शन है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, ऑप्शन डी ए कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। अब देखना ये कि मास नंबर किस में चेंज हो रहा है, मास नंबर 16 16, तो इसमें तो मास नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि मास नंबर चेंज भी हो रहा है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये आइसोटॉप्स हैं आपके। विच क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले समझ लें कि प्रिंसिपल बताता क्या, प्रिंसिपल बताता है नंबर ऑफ शेल्स, सही है, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, सही। 3 से 4 पॉइंट जो आपको बताएंगे वो याद रखिएगा। एजेंथल आपको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, अगर लेट से एस है तो उसकी शेप स्पेरिकल होगी, पी होगा तो डम्बल, टी होगा तो डबल डम्बल, और एफ होगा तो कॉम्प्लिकेटेड, और इनके लिए एल की वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। मैग्नेटिक आपको ओरिएंटेशन बताता है, और स्पिन आपको बताएगा अगर इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन जो है ना, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो किस तरह से क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, दो चीजों में डिफरेंस है। मैग्नेटिक सिर्फ ओरिएंटेशन बताएगा, क्या बताएगा, ओरिएंटेशन, अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट वाई एक्सिस है, अबाउट जेड एक्सिस है। और स्पिन क्या बताएगा कि अगर वो अबाउट एक्स एक्सिस है तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। दोबारा समझ लें कि देखिए 3 एक्सिस है हमारे पास। मैग्नेटिक क्या बताता है, मैग्नेटिक ये बताता है कि आपका जो ऑर्बिटल है या एटम है वो किस एक्सिस के अराउंड जो है वो ओरिएंटेशन परफॉर्म कर रहा है, आपको ये चीज पता चल गई। अब स्पिन ये बताएगा किस एक्सिस के अराउंड वो स्पिनिंग जो है वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये स्पिनिंग बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात हो रही है, आई थिंक नहीं, क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, अभी पढ़ा। ये चीज याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा आने वाले एमसीक्यूज हैं एनडी में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला पूछता है तो 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल का पूछेगा तो n², नंबर ऑफ सबशेल का पूछेगा तो n। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हो और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका रीजन क्या हो सकता है, लेकिन इसका रीजन क्या होगा, आप खुद सोचें कि इसका रीजन क्या हो सकता है, कि डिक्रीज इन प्रोटॉन नंबर होगा या क्या ऑप्शन होगा। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आयोनाइजेशन को समझ लेते हैं कि एनर्जी होती है क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कम से कम वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी एटम को जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। लेट से ये एक एटम था, इसका ये आखिरी इलेक्ट्रॉन में या ये वाला या कोई भी एक आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिमूव करना मेरे लिए आसान है एज कम्पेयर टू सबसे पहला वाला शेल जो न्यूक्लियस से करीब है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस से शेल करीब होगा उसकी प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन की क्या, उसके ऊपर अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वहां से मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं। तो इसलिए मेरे लिए आसान है कि जो एटम का आखिरी शेल है ना उससे मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकूं थोड़ी सी हीट देने पे। तो इसीलिए कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहती है कि वो कम से कम एनर्जी जो एटम को चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो देखिए मैंने एनर्जी सोर्स दी, ये लिखा हुआ भी एनर्जी सोर्स, और मैंने इस एटम को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, समझ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं टॉप से बॉटम आ रहा हूँ जब मैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आप खुद सोचें, खुद कॉन्सेप्चुअली सोचें क्या हो सकता है। उतनी देर में आपको ये नीचे वाले पॉइंट्स भी डिफाइन कर देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, सही है, ये याद रखना है आपने। और इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ये देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इसमें एटॉमिक साइज क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होता है, और नीचे ऊपर से नीचे क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होता ना तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज है। डिक्रीज इन एटॉमिक साइज का मतलब है कि आपके नंबर ऑफ शेल्स कम होते जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है भाई, नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे होते हैं, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट चीज़ है। नंबर ऑफ शेल्स आई थिंक आपको पता ही होंगे कि कैसे बढ़ रहे हैं, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। देखिए डिक्रीज इन एटॉमिक साइज का मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो ये न्यूक्लियस है। अगर मैं डिक्रीज इन एटॉमिक साइज का मतलब है कि ये आपका इसमें जो है ना वो सबसे पहले वाले में ज़्यादा शेल्स हैं, फिर उसके बाद वाले में उससे कम, फिर उसके बाद वाले में उससे कम। तो ये ऐसा नहीं है भाई, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है जिसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ शेल्स की तादाद क्या हो रही है, ओवरऑल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, सही है, जिसकी वजह से आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ें देख जो बोलता जा रहा हूँ इसे नोट करते जाइएगा।
और इसकी वजह से आपका शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। सही है, और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये आपको रीज़न समझ में आया होगा। एटॉमिक मास से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो बिल्कुल ऑब्वियसली ताल्लुक नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो भी जाए तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, आखिरी शेल से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा लेंगे थ्रू एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन ना जितनी भी एनर्जीज हैं जो कि एनईडी में आ जाती हैं एमसीक्यूज में डेफिनेशंस, वो मैंने लिख दी हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, वो कम से कम वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एटम इमिट करता है जब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम ना, एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डाल रहा हूँ, तो अब वो जो एनर्जी इमिट करेगा ना, एटम इमिट करेगा, वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, अब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस करने से आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए यार, एनर्जी रिलीज हो रही है ना तो ये एक्सोथर्मिक होगा। ये एमसीक्यू अभी राउंड 1 के अंदर आया था आपका एनईडी में। एनर्जी रिक्वायर्ड टू, देखें हर चीज़ें एक दूसरे से लिंक कर रही होती है, तो थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट बने हुए होंगे तो खुद आप बता सकोगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसका मतलब है ये वो एनर्जी आप जो रिक्वायर्ड है वो आप दोगे ना एटम को, तो ये वो कौन सी एनर्जी यहाँ पर आपको कौन सा रिएक्शन खिलाएगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। और यहाँ पर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है ये। अच्छा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। बेटा ये फिजिक्स वाला इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है, फिजिक्स वाला थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो और रिलेट कर सकते हो, लेकिन इफेक्टिव कॉलिजन से मुराद ये है, यहाँ पर समझ लें। इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में टकराए। ये देखें, ये रिएक्टेंट था, ये भी रिएक्टेंट था रेड वाला, ये दोनों आपस में टकराए, कोलाइड कोलिजन हुआ और नई चीज बन गई। ये देखें, नई चीज बन गई। इफेक्टिव कॉलिजन ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में टकराएं और एक नया प्रोडक्ट बना लें। इनइफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है कि रिएक्टेंट टकरा रहा है, रिएक्टेंट भी टकरा रहा है, टकराने के बाद रिएक्टेंट वापसी वो ही अपनी इनिशियल शेप के अंदर है और प्रोडक्ट अपनी आप इनिशियल शेप के अंदर है, कोई नई चीज ना बन सके, ये इनइफेक्टिव कॉलिजन होता है। समझ रहे हैं, तो वो इफेक्टिव कॉलिजन परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल की या एक एटम की टेंडेंसी किसी से इलेक्ट्रॉन को खींचने की, शेयर पेयर करने की, या किसी के साथ शेयर करने की जो टेंडेंसी है, सही है, या किसी एटम से एक एटम की जो टेंडेंसी है, एक एटम की वो ताकत जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका ऑब्वियसली रिवर्स होता है कि वो कम से कम वो टेंडेंसी या वो अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी जो एक एटम इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल में। हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की जो 1 वीडियो थी ना राउंड 1 से पहले, उसमें बात की थी और उससे भर के एमसीक्यूज आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले एमसीक्यूज लगे भी थे, मैंने लास्ट में पीडीएफ के डाले भी हैं, वो आपको दिखाऊंगा। मिनिमम एनर्जी दैट ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू मेक द कोलिशन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। यानी अब कम से कम वो एनर्जी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें, आप इसमें टकराएं भी, और टकराने के बाद कॉलिजन इफेक्टिव भी हो और सक्सेसफुल भी हो। इफेक्टिव का मतलब भाई रिएक्टेंट बने, सही है। तो वो अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आपने बच्चों थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में मुझे डिफरेंस बताना है, क्योंकि एक्टिवेशन में क्या है, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो इफेक्टिव कॉलिजन होना है, तो एक्टिवेशन है। लेकिन एक्टिवेशन में भी यही कहा जा रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी सेम काम है। लेकिन यहाँ जो काम है ना बेटा, यहाँ ये है कि मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, या मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो उसको वो एनर्जी कॉलिजन जो है ना वो इफेक्टिव बनाए। देखें, दो चीज़ें यहाँ पर सही से समझिएगा। यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, वो है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए। यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है वो एनर्जी जो इफेक्टिव कॉलिजन को, यानी कॉलिजन जो है ना उसको इफेक्टिव बनाए। सही है, यहाँ क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और यहाँ जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी जो कॉलिजन को इफेक्टिवनेस में या इफेक्टिव कॉलिजन में कन्वर्ट कर दे, सही है, या सक्सेसफुल रिएक्शन में कन्वर्ट कर दे, दैट रिएक्शन और दैट एनर्जी विल बी दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। लिटिल बिट, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट पढ़ने से सेम लग रही होती है चीज़, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है।
इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड एटसेट्रा एंड सो ऑन। बॉइलिंग पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और ये बच्चों को एज इट इज या तो याद होना चाहिए, कल की आपके इंटरेस्ट में आपको दिखेगा, दाऊद वालों के भी आया हुआ था ये वाला एमसीक्यूज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन द पेट्रोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना वो पेट्रोल के मुकाबले में हायर है, ऐसा क्यों है? तो ऑब्वियसली ऐसा इसलिए है कि भाई वाटर को जब आप हीट दे रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक होने में टाइम लग रहा है तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो ज्यादा होगी, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा होंगी। और पेट्रोल में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होंगी और उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा से मुराद है कि उनके दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पेट्रोल इजीली जल जाता है, पेट्रोल इजीली अपने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वाटर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर देन पेट्रोल होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि वाटर ज़्यादा एनर्जी को चाहिए वाटर को बॉयल होने के लिए, यानी बॉयल यानी एनर्जी क्यों ज़्यादा चाहिए बेटा? क्योंकि उसके जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है ना, उस मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना, वो इस वजह से चाहिए क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल। समझ रहे हैं ये बात को? अगर वो वीक होती तो फिर आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता। इसीलिए पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि उसके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक हैं, वो इसीलिए इजीली थोड़ी सी एनर्जी देने के ऊपर या थोड़ा बहुत कंप्रेस करने के ऊपर वो टूट जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, इनके दरमियान भी हमें देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, बॉन्ड कब नहीं बनता, ये देखें, ये भी बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड वाले चैप्टर से रिलेटेड है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, रिलेटिव बॉन्ड। तो बॉन्ड उस वक्त नहीं बनेगा जब आपके रिपल्सिव फोर्सेस होंगे ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा हों। ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिपल्जन कर रहे हैं, तो क्यों क्यों बॉन्ड क्रिएट करेंगे? जब तक उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा नहीं हो जाती वो नहीं करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान जीरो हो जाए तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, याद रखिएगा। और जितने भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है या वो पोलर कोवलेंट है, तो उनके दरमियान जो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू है वो जीरो होती है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की कांस्टेंट की वैल्यू प्रेजेंट है की, तो कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लीजिएगा विद यूनिट, सही है? यानी एक यूनिट कन्वर्जन के साथ जो है ना वो वैल्यू याद कर लीजिएगा, वो आती है एनईटी के एमसीक्यूज में भी। नाइट्रोजन हैव 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, ये इसलिए डाला मैंने, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? आखिरी शेल में है आपके पास, सॉरी आखिरी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 7, सही है 7। तो अगर मैं दो नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है ना, तो क्या करेगा वो आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना। दो, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके, के में 2 आ गए और एल में कितने आ गए बेटा? एल में आ गए आपके पास 5। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को 8 में कन्वर्ट करना है ना, ताकि ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए और एटम स्टेबल हो जाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई आपस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, एक सिग्मा बन रहा है और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई ना, तो इसीलिए यहाँ नाइट्रोजन के दरमियान एक सिग्मा और 2 पाई। डायपोल मोमेंट विल बी जीरो फॉर ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो जीरो होती है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है Cl2, H2, P2, O2, N2, जितने भी मॉलिक्यूल्स जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में कंबाइंड हुए हैं, जैसे कि H2, O2, जितने भी आपके पास गैसेज हैं ना आपके पास, H2, N2, O2, Cl2, तमाम जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, सही है? इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो। इसी तरह CO2, CH4, CCl4, ये तमाम भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही हैं, बट ये डाइटोमिक नहीं है, सही है? लेकिन और बेंजीन, इन सब के दरमियान भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी जीरो है। अब ये क्यों है, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है, राउंड 1 के टेस्ट से पहले जो एक्सपेक्टेड की वीडियो बनाई थी उसमें बड़ा डिटेल में बात की थी, एक ट्रिक बताई थी कि इनको कैसे समझना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो सेम आ जाते हैं, जैसे Cl2 लिख दो तो आप फौरन बता दोगे ये पोलर है। रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो 6 में मैंने लिखा हुआ है, रिपल्सिव फोर्सेस का यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होती हैं,
एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा यानी एज कम्पेयर टू ज़्यादा होती हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये रिलेशन याद कीजिएगा। अच्छा, इंटर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में डिफरेंस समझ लें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती हैं, इंट्रा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, होती क्या है भाई ये तो बता दें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बेटा वो होती हैं जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान हो, जैसे कि ये आपके लेट से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, लेट से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो होगी ना, ये इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज होगी। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल कंप्लीट, और इसके साथ एक और मॉलिक्यूल यही वाला अटैच कर दूं, ये देखें ये वाला इस तरह से। तो अब जो इनके दरमियान ये वाली जो फोर्स है ना, ये वाली फोर्स, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है। यहाँ देखें, यानी इनकी ये वाली फोर्स क्या है, यहाँ पे मैं दोबारा रिमूव करके आप दिखाता हूँ। ये वाली फोर्स जो है वो आपकी इंट्रा है, और ये वाली फोर्स आपकी इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज है, समझ रहे हैं। विद इन द मॉलिक्यूल जो होगी ना वो इंट्रा होगी, और आउटसाइड द मॉलिक्यूल जो होगी, जो मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल को कंबाइन करे, यानी कंप्लीट पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल और दूसरे कंप्लीट मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेगी, वो इंटर होगी। और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होगी वो इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स भी करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है ये, और इसको देखते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते क्या हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा आपके पास वो रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली हो जाएं, जिनको जो नेचुरली हो जाएं बेटा। लाइक आइस आपके सामने रख दूं तो वो कुछ देर बाद मेल्ट हो जाएगी, तो मैं आपसे पूछूंगा आपने तो हीट दी नहीं, हुआ क्या, तो आप बोलोगे सर नेचुरली हो गया क्योंकि ये सराउंडिंग से हीट ले रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस जो सराउंडिंग से हीट ले रहे हो या नेचुरली हो रहे हो, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का पहला पॉइंट देख लें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, हमेशा वो इरिवर्सिबल होंगे। कभी आपने देखा कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद वाटर जो है वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो, विदाउट आपने कोई एक्सटर्नल यानी फ्रीजर वगैरह में या कोई इस तरह की में नहीं रखा, सराउंडिंग में पड़े पड़े वो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। तो इसलिए ये इरिवर्सिबल कंडीशंस हैं। इसी तरह दे कैन बी रिवर्स ओनली। अच्छा, रिवर्स हो जाते हैं लेकिन तभी होते हैं जब हम इनको कोई जो है वो इनकी स्टेट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लाइक जब हम इनको डीप फ्रीजर के अंदर रख दें या कोई और एक्सटर्नल कंडीशन प्रोवाइड कर दें। वरना नेचुरली जो क्या है, वाटर क्या है, नेचुरली वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा नेचुरली। सही है, नेचुरली आइस से वाटर में तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि सराउंडिंग से हीट ले ली, लेकिन नेचुरली वापस नहीं चला जाएगा। ये सही समझ रहे हैं, यानी आइस से वाटर तो बन गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सही है, लिक्विड फॉर्म में आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि सराउंडिंग से हीट ले ली, लेकिन इस लिक्विड से आइस फॉर्म में नहीं जाएगा ना, समझ नहीं। तो ऊपर वाला तो नेचुरली हो रहा है, नीचे वाला नेचुरली नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हम उसकी हो तो जाता है नेचुरली, लेकिन और अननेचुरली, बट उसकी स्टेट्स को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। और एग्जाम्पल स्मेल्टिंग है, आयरन विल रस्ट, लोहे को जंग लग जाना, और जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं वो तमाम नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं एमसीक्यूज में है क्या चीज़। तो यूनिडायरेक्शनल एंड रिवर्सिबल, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इरिवर्सिबल एंड रियल, ये भी ठीक है। इरिवर्सिबल भी होता है, और यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन, सही है, यानी आइस से वाटर बन रहा है ना, तो एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन के अंदर उस ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा है, सही है। यूनिडायरेक्शन का मतलब ये एक ही डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर स्टेट। और रियल ऑब्वियसली वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये तमाम ऑप्शन है बेटा इसके, यानी ऑल का ऑप्शन है, ऑल इज बेस्ट वन। विच एंथैल्पी चेंज इज रेलिवेंट फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है एक्सो एंडो, ये बहुत ही एंड अब ये बताएंगे कैसे, डेल्टा एच की वैल्यू तो मेंशन ही नहीं है बेटा। तो यहाँ देखें ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, सॉलिड से गैस बन रही है, यानी सॉलिड से गैस कब बनती है, सॉलिड से गैस बनती है विदाउट लिक्विड फॉर्मेशन ना। अगर ऐसा प्रोसेस हो तो वो सब्लिमेशन कहलाता है, और ये सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो रही है, इसका मतलब आपने कुछ हीट दी होगी सॉलिड को, तो जिसकी वजह से वो गैस में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। तो जब आपने हीट दी होगी तो ये एंडोथर्मिक होना चाहिए ना, तो ये एंडोथर्मिक है बेटा। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा क्योंकि सॉलिड से आप गैस में कन्वर्जन कर रहे हो। इसी तरह आपकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी एटोमाइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में एटम को ब्रेक कर दिया, या एटम के आपके पास एटम के जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब अगर ब्रेक डाउन कर दिया देन इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन अ कंपाउंड बॉन्ड आर ब्रोकन। हाँ, यानी आप किसी एटम के दरमियान बॉन्ड तोड़ दो, सही है, या एटम्स को सेपरेट कर दो, कुछ सिंगल एटम के बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए थे उनको सिंगल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया आपने,
तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, सही है, इसकी डेफिनेशन थी। एन एक्सोथर्मिक द रिएक्टेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट एनर्जी, ऑब्वियसली पहले डिस्कस किया हुआ हम लोगों ने। तमाम कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रेशन और प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, और एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm के ऊपर। इंस्टेंट एंथैल्पी हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस। भाई वो ये कह रहा है कि आपके पार्टिकल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, एक बड़ा पार्टिकल जो है वो टूट रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, जब बॉन्ड टूटता है वो एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी गेन करता है? अगर वो एनर्जी रिलीज करता है ऑब्वियसली तब भी तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। जब बॉन्ड टूटता है ना बेटा तो वो एनर्जी रिलीज करता है, जब बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी गेन करता है। अब जब टूट रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो सराउंडिंग में करेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। बेटा अभी तक देखें हम 8 तक पहुंचे हैं, अब आप सोचोगे सर इतना स्लो जा रहे हैं, लेकिन यार उसके साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करता जा रहा हूँ। अब इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से करें ना, ज़्यादा चांसेस है कि इस इन्फॉर्मेशन से आएगा एमसीक्यूज। और जहाँ पे मैंने आपको ये 5 वाला मेंशन किया, ये अच्छे से करना है। ये 7 वाले पे भी हाईलाइट हुआ हुआ है, तो ये भी इसको भी अच्छे से करना है। तो जो जो हाईलाइट किया है इसका कोई रीज़न होगा तभी मैं जो है वो आपको हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के और रिएक्टेंट, सही है, और रिएक्टेंट की पावर क्या होती है, एन। अगर जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और आर की पावर जीरो का मतलब है 1। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया ना बेटा। अच्छा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कॉलिजन इज एक्टिवेशन, बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा था कि वो कम से कम वो एनर्जी जो इफेक्टिव कॉलिजन जो है वो के लिए चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। और थ्रेशोल्ड क्या था, वो एनर्जी जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें इफेक्टिव कॉलिजन में कन्वर्जन कर दे हमारे रिएक्शन को या सक्सेसफुल बना दे, वो थ्रेशोल्ड कहलाती है। इन सम रिएक्शंस प्रोडक्ट वर्क एज अ कैटलिस्ट, ऑब्वियसली कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको कैटलिस्ट का एडिशन नहीं करना पड़ता, और रिएक्शंस के अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो खुद एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑटो कैटलिस्ट, सही है। तो ये डेफिनेशन अच्छे से देखिएगा। और पॉइंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटली तो ये पता चला है कि कैटलिस्ट ज़्यादातर जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये 3 के ऊपर अभी डिटेल में बात करनी है हमें। चूज द टाइप ऑफ कैटालिसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, गैस गैस गैस। अच्छा जी, देखें यार, होमोजीनियस है, बायो कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस और गैस कैटालिसिस। देखें स्ट्रक्चर को देख के रिएक्टेंट को अलग है, प्रोडक्ट अलग है, सॉरी रिएक्टेंट रिएक्टेंट दोनों अलग हैं और प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग है। तो अब आपने देखा है कि फेजेस क्या हैं, ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है और ये भी गैस फॉर्म में। तो फेजेस जब सेम हैं तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो गया, होमो होमो सॉरी सॉरी होमोजीनियस हो गया ना आपका, ये आपका होमोजीनियस हो गया। क्यों होमोजीनियस, क्या होमो का मतलब होता है सेम, और होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब ही ये है कि ये फेज सेम है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अगर इनमें से कोई एक भी सॉलिड में या लिक्विड फॉर्म में होती और बाकी दो गैसेज होती तो ये होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाता। जब आपकी स्टेट सेम फेज में हो ना तो होमोजीनियस कहलाती हैं। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज वेरी हाई, सही है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत, सॉरी वेरी लो, वेरी लो, वेरी हाई नहीं, वेरी लो, बहुत कम है, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्व किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा है, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। तो क्यों ऐसा बेटा, इस वजह से होगा क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो ट्रांजिशन विदाउट एनी ट्रांजिशन स्टेट ये है। अब ट्रांजिशन स्टेट का अगर आइडिया नहीं है तो फिर तो ये बिल्कुल सी बेसिक सी चीज़ है, जो इसका मतलब है फिर आपकी, अब यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा लेकिन ये कि फिर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं डेवलप हुए हुए। इसी तरह वैसे तो इसका ऑप्शन आंसर ए ही है, जो कि पहले ही ऑप्शन रीड करते हुए समझ में आ गया था, लेकिन बी को भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ एफिशिएंट और फ्रूटफुल कॉलिजन इंक्रीजेस। अच्छा जी, इसको भी देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इररेलेवेंट, ये तो तब होगा भाई जब आपका फर्स्ट ऑर्डर हो ना, और कैटलिस्ट के केस में ऐसा कोई वो ऐसा है नहीं कि आपको फर्स्ट केस सेकंड केस को एनालाइज करना है और फिर आपको बताना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मूव स्लोली, अगर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्लो होते तो फिर आपके पास कोलिजन इफेक्टिव कैसे हो गया, सही है ना, सोचने की चीज़ है। तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब ये काम का ऑप्शन बचा है कि नंबर ऑफ एफिशिएंट और फ्रूटफुल कोलिजन इंक्रीज, यानी वो ये कह रहा है कि जो कोलिजन इन रिएक्शंस की कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन है ना, जो
उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो अब हुआ ये है कि अगर स्पीड बढ़ भी जाती तो वो क्या पता वो जो है वो विदाउट ट्रांजिशन फेस हो, यानी वो अपनी स्टेट को चेंज ही ना कर रहा हो। सही है। तो हमें तो यहाँ से पता चल गया था ना रिएक्शन बहुत तेज है। जब रिएक्शन तेज था तो हमें ये भी पता था कि वो कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होगा। सही है। लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि वो एक स्टेट के अंदर होगा या सिर्फ कॉलिजन इंक्रीज हो रहा होगा। कॉलिजन इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, प्रोडक्ट भी तो बन रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ट्रांजिशन चेंज नहीं आ रहा होगा। इस वजह से मैंने ऑप्शन ए लगाया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल बेसिक एमसीक्यू है। तो ए ऑप्शन है इसका। जब आपसे पूछा जाता है ना स्मॉलर रेडियस किसका है, तो सबसे देखा करें सबसे चार्ज ज्यादा किसका है, प्लस यहाँ पर +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है। सबसे ज्यादा चार्ज है एसआई के ऊपर। ये इसका स्मॉलर रेडियस है, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब देखें वाटर के साथ कोई रिएक्शन कौन नहीं कर सकता। अगर मैं एल की बात करूं तो एल प्लस वाटर, तो ये बन जाता है LiOH, जिसको हम बोलते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। मैग्नीशियम के केस में, सोडियम के केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होती है और प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और बैरियम के केस, बैरियम ये है कि आपका उससे रिएक्शन करता ही नहीं है वाटर से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बैरियम है। इसी तरह ये 4 ऑप्शन ना होते हैं, इसकी जगह ये ऑप्शन होते हैं, यानी इसके ऊपर चार्ज लगे हुए होते हैं। तो याद रखिएगा ये Na भी होगा और K प्लस भी होगा। K प्लस क्यों होगा, देखिए Na के ऊपर प्लस आ गया, इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, अब 10। जब 10 रह गए तो इसको आप की शेल्फ में डिवाइड करें, K में 2, L में 8। तो इसको जरूरत क्या है आप वाटर से रिएक्शन करने की, क्यों, ये तो स्टेबल हो गया ना, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। इसी तरह K के होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा K में 2 आ गए, L में क्या आ गए, अच्छा यहाँ पे 19 नहीं आएगा, प्लस लगा हुआ है ना, तो 18 हो गया ना बेटा। L में आपके पास आ गए 8 और रिमेनिंग M में 8 आ जाएंगे। तो जब इसका भी बेटा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है तो इसको क्या होता है आपका मजीद जो है वो रिएक्शन करने में, तो ये दोनों तो स्टेबल हैं K और Na, तो जो स्टेबल है वो रिएक्शन थोड़ी करेंगे वाटर से। तो इसका Na प्लस भी होना चाहिए आंसर, K प्लस भी, यानी बोथ का ऑप्शन यकीनन होगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ गाइडलाइन चाह रहा था कि प्रोवाइड कर दूं। इसके अलावा देखें ये लिखा हुआ भी है, बेरिलियम जो है वो अल्केलाइन अर्थ मेटल का जो है वो है पार्ट है और एक मेटल है। सही है। तो वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता। दिस इज ड्यू टू, क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि उसका साइज जो है ना वो इतना ज्यादा छोटा है और आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है ना इन रिलेशन टू अदर दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में। सही है। लेकिन ये खैर रट्टे वाली चीज थी, ये आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें जो वाटर से रिएक्ट नहीं करती। क्योंकि अगर इसमें जिंक का ऑप्शन होता, लेट्स से यहाँ पे बैरियम की जगह जिंक का ऑप्शन होता, तो मुझे बताएं कि जिंक होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। ब्लड की पीएच जो है ना वो 7.35 से 7.4 की रेंज में होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाए, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, बेरिलियम आर मेड विद द लीस्ट रिएक्टिविटी। ये जितने भी एलिमेंट्स के यहाँ नाम मेंशन किए ना बेटा, ये इनको प्रिपेयर किया गया है लीस्ट रिएक्टिविटी से। दे आर फाउंड इन नेचर और ये नेचुरली डिस्कवर हुए हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर दी मोस्ट एक्टिव मेटल्स। ये वो मेटल्स हैं जो कि बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेंगे। लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी, लेसर विल बी द मेटालिक कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी, कि भाई अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब है आपके पास मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ना समझे तो पूछेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि बॉन्ड तब नहीं बनता जब आपकी रिवल्सिव फोर्स जो है वो रिएक्टिव फोर्सेस से बहुत ज़्यादा हों। तो बताइएगा फिर मुझे आप। अब ये देखें, मैंने एक राउंड 1 से पहले एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें भी मैंने समझाया था। और फिर जब आपका राउंड 1 में एमसीक्यूज आए थे ना, तो उसमें मैंने डिटेल में बात कर ली थी। तो राउंड 1 की वीडियो में आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर नहीं समझ आ रही तो ये सिर्फ पीडीएफ, ये इमेज ही देख लो, इससे भी समझ आ जाएगा। इसी तरह ये पिक्चर, ये विटामिन B1 की पिक्चर और ये आपके पास लास्ट। अब आपका काम ये है कि तमाम चीज़ों को कवर अप करना है। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई है, वो भी आपको काम में सीख लेना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपके कल के लिए आपको तमाम बच्चों जिनका भी कल टेस्ट है सबके बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, इन डिटेल्स को प्रेशर नहीं लेना और बस अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है। जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर डिसाइड किया होगा वही होकर रहेगा।
और अपना माइंड जो है वो रिलैक्स रखना है। सही है, अल्लाह हाफिज़।